हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित नेक्स्ट जीके जीएस का क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, कब आयोजित किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति आयोजित जो किया गया था वो वैशाली में आयोजित किया गया था काला अशोक के शासनकाल में। और तीसरा जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो अशोक के समय आयोजित किया गया था 251 ईसा पूर्व में। और दूसरा जो आयोजित किया गया था 383 ईसा पूर्व में, ये याद रखिएगा। और चौथा जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में 78 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ सूती वस्त्रों का उद्योग स्थापित है बहुत सारे। ठीक है, उसी तरह आगे याद रखिएगा कि भारत में पहला जो सूती वस्त्र की जो सफल सूती वस्त्र की जो मिलें स्थापित हुई थी मुंबई में स्थापित हुई थी 1854 में काबस जी नानाभाई डाबर के द्वारा। यह एक पारसी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में मुख्यतः 3 स्थल याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे ही है और पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था और सिंधु घाटी सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। भोगवा नदी किनारे याद रखिएगा लोथल है, और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है, और पंजाब का जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से ये सारे भी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1951 से 1956 याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करने का कार्य कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करती है। एनडीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुआ था। 28 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और 22 नवंबर 1951 को जो है वित्त आयोग की स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। देखिए, एनडीसी के बारे में 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? तो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करती है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी वंश के संस्थापक जो थे वो बहलोल लोधी थे। उसी तरह सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में घास के जो मैदान है उसे प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में, कनाडा में जो घास के मैदान हमें मिलते हैं वो प्रेयरी कहलाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वेल्ड जो है अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और यूरेशियाई क्षेत्रों में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आसियान के बारे में फ्रेंड्स जान जाइए, आसियान ये क्या है। तो देखिए, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है, यानी दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था।
ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है आसियान का बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी सदस्य देशों की संख्या कितना है, 10 है, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरह साफ्टा का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जिसकी स्थापना 1993 में किया गया था, याद रखिएगा। उसी तरह काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। उसी तरह याद रखिएगा बहुत सारी संस्थाओं का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जैसे यूएनडीपी हो गया, यूएन हो गया, इस सब का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में वर्णित है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है और ये अमेरिका से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद जो 52 है, ये इसके तहत कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में जो है कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के दिशा निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ये वर्णित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किन से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग को याद रहना चाहिए कि समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद जो बने वो घटोत्कच शासक बने थे। घटोत्कच बने थे। और घटोत्कच को जो है महाराज के नाम से जाना जाता था, महाराज की उपाधि मिला था। घटोत्कच के बाद जो बना वो चंद्रगुप्त प्रथम बने। कौन बने? चंद्रगुप्त प्रथम बने, जिन्हें महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता था। और इनके बाद जो शासक बने वो कौन बने? समुद्रगुप्त बने। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें किनका जानकारी मिलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसको किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखे थे। किसने लिखे थे? तो हरिसेन ने लिखे थे। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा, मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ये दोनों से लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। और 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी फ्रेंड्स? सॉरी, इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? कुंडग्राम में। और मृत्यु कहाँ हो गई थी? पावापुरी में। तो याद रखिएगा 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी और जन्म जो हुआ था इनका कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे फटाफट सुन लीजिए। जैसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुदोधन था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो था माया देवी था। माया देवी माता जी का नाम था। ठीक है, उसी तरह जो है बचपन का नाम क्या क्या था? तो सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति नहीं कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बस इनसे इतना बातें याद रखिए, प्रश्न बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ताजे पानी का सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो ताजे पानी का झील है, सुपीरियर झील, वो अमेरिका में स्थित है। और दुनिया में सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो कैस्पियन सागर है वो रूस में स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील है जहाँ से नील नदी निकलती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वुलर झील है और सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है चिल्का झील है।
तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया था। इनके द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया गया था? तो 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू किया गया था। इसी दिन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। इनके द्वारा 1931 में इनके द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगाशरण सिंह के द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। ठीक है, और इनके द्वारा 18 मार्च 1974 को जो है छात्र आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इनसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को जो हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था। और 1984 में याद रखिएगा कि बीएसपी की स्थापना हुआ था, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम विनायक के द्वारा हुआ था। 1951 में याद रखिएगा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था। और 1949 में जो हुआ था डीएमके पार्टी की स्थापना हुआ था, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना सीएन अन्नादुरै के द्वारा हुआ था। और तमिलनाडु की ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का भी एक क्षेत्रीय पार्टी पूछा जाता है, तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। उसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो एनटी रामा राव के द्वारा किया गया था 1982 में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा वकील भी महाधिवक्ता होता है। लेकिन याद रखिएगा कि केंद्र में जो है महाधिवक्ता की जगह पर जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और देश का सबसे बड़ा वकील होते हैं महान्यायवादी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत के पहला जो महान्यायवादी थे वो महान्यायवादी जो थे, अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, जैसे याद आएगा हम इसे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ये प्रश्न। ठीक है, और वर्तमान में तो जो है KR वेंकटरमणी हैं, और पहले जो थे वो कौन थे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आएगा तो हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तावना को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना का प्रस्ताव, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनता है, सुनिए ध्यान से। प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के द्वारा समक्ष रखा गया था। ठीक है, और प्रस्तावना के बारे में याद रखिएगा कि प्रस्तावना में अब तक एक ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में क्या हुआ है? अब तक एक ही संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसे अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति के समक्ष इसे प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, और इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहीं पर याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 होती है। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, याद रखिएगा। और इसके डिजाइनकर्ता कौन थे राष्ट्रीय ध्वज के? तो पिंगली वकैया थी, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को जो है
राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्रगान क्या है तो जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर ऑन कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि उसके एक ट्रिक है। देखिए भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है, और अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया जाता है। और 6 राज्य कौन कौन से हैं तो उसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कम बात। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। फिर से बताते हैं। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें से किस राज्य में नहीं किया गया है तो इसमें से याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है, बाकी सभी राज्यों में है। और अनुच्छेद 168 के तहत जो है विधानसभा का गठन किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और विधानमंडल का पूछा जाए तो अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और इनका चिन्ह क्या था तो वृषभ था। क्या नाम चिन्ह था तो वृषभ था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, दूसरे कौन थे तो याद रखिएगा अजितनाथ थे, और तीसरे कौन थे तो संभवनाथ थे। अजितनाथ का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह वो हाथी है, और संभवनाथ का जो है याद रखिएगा संभवनाथ का जो है घोड़ा है। और महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है। महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है। और जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने कि ब्रह्म सिद्धांतों को जोड़ा था, ब्रह्मचर्य सिद्धांतों को जोड़ा था। तो 23वें जो तीर्थकर थे उनका जो चुनाव प्रतीक जो चिन्ह था वो था सांप। क्या था, सांप, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का भाग 15 किससे संबंधित है। तो संविधान सभा का भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है 329 तक जो है निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और संघ का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है इसका वर्णन है संघ का, ठीक है, भाग 5 में। उसी तरह आगे याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है संविधान के भाग 9 में है। याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सर्वप्रथम कांग्रेस का नामकरण किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में लगाया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में याद रखिएगा कि ब्रिटिश एक सोसाइटी की भी स्थापना किया गया था, याद नहीं आ रहा है, तो बस याद रखिएगा। इनसे कुछ प्रश्न हैं। और ये भी याद रखिएगा कि 1905 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है दादा भाई नौरोजी से, तो बता दिए। और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। आरबीआई से बहुत सारे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। देखिए इन्हें बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ये आरबीआई ही भारत में मौद्रिक नीति लागू करती है। आरबीआई के द्वारा ही पत्र मुद्रा जारी होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बताए हैं आरबीआई से संबंधित है। और पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।